नमस्कार दोस्तों जियो जर्नी में आपका स्वागत है। दोस्तों अभी तक जो पहली लेक्चर था उसमें हम लोगों ने बात की थी इंटरनल फोर्स की, आंतरिक बल की। और आंतरिक बल में भी हम लोगों ने बात की थी कि दो तरह के बल होते हैं, जिसमें एक बल है हमारा स्लो मूवमेंट और एक हमारा है सडन मूवमेंट। दोस्तों जो स्लो मूवमेंट है उसको हम डिस्ट्रोफिक या पटल विरूपण भी बोलते हैं, और जो सडन मूवमेंट है, जो तेज गति से जो होने वाली जो क्रिया है या जो होने वाला बल है, उसको हम आकस्मिक या फिर सडन बल बोलते हैं। दोस्तों हम लोगों ने जो स्लो जो फोर्स है, जो डिस्ट्रोफिक फोर्स बोलते हैं, जिसको पटल विरूपण बोलते हैं, या जिसको मतलब पटल विरूपण, पटल होता है जो हमारा सरफेस है, और उसके विरूपण मतलब उसका जो रूप का बदलना, विरूप होना बोल देते हैं ना कि बड़ा कुरूप है या विरूप है। या हम इसको ये बोल सकते हैं कि पटल कुरूप बल, मतलब पटल जो हमारा है, जो हमारा वो कॉन्टिनेंट है, उसका रूप बदलना, कि वो ऊपर उठा जा रहा है या फिर नीचे हो रहा जा रहा है। तो इस बारे में हम लोगों ने बात की थी। तो एपिरियोजेनेसिस के बारे में जब हम लोगों ने पढ़ा, मतलब स्लो मूवमेंट सबसे पहले, स्लो मूवमेंट के बाद एपिरियोजेनेसिस, महाद्वीप कैसे बनते हैं, और महाद्वीपों में हम लोगों ने देखा था अपवर्ड और डाउनवर्ड। मतलब कोई जो सरफेस होगा, कोई सरफेस या तो वो फिर वो समुद्र तल से ऊपर उठेगा या फिर वो समुद्र तल से नीचे जाएगा। यही कुछ हम लोगों ने देखा था। इसके अंदर फिर हम लोगों ने थोड़ा सा और गहराई में देखा था कि जो भी समुद्र तल है, जैसे हमारा महाद्वीप है और हमारे महासागर हैं, जब हमारा पूरा के पूरा महाद्वीप जब ऊपर उठता है, पूरा के पूरा, जैसे अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, जब वो ऊपर उठता है तो उसको बोलते हैं अपवर्ड, क्योंकि ये बड़ी स्लो प्रोसेस है। और जब पूरे के पूरा महाद्वीप ऊपर ना उठकर किसी सागर तल, किसी महासागर के नजदीक का जो कोस्ट होता है, जो कोस्टल एरिया होता है, जब वो अप जाता है, जब वो ऊपर उठता है, तो दोस्तों उसको हम बोलते हैं इमरजेंस। इमर्ज मतलब ऊपर उठना, कोस्टल एरिया का समुंदर के तल से ऊपर उठना, उसको बोलते हैं इमर्ज। और जब वही कोस्टल एरिया समुंदर तल से नीचे चला जाता है तो उसको हम बोलते हैं सबमर्ज। मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया था कि ईस्टर्न इंडिया मतलब ईस्टर्न कोस्ट है, और जो वेस्टर्न कोस्ट है उसके ऊपर बहुत सारे एग्जाम्पल इमर्ज और सबमर्ज के आते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमने बात की थी ओरियोजेनेसिस, पर्वत निर्माण के बारे में। और पर्वतों का निर्माण दोस्तों दो तरीके से होता है। वो एक होता है टेंशन से, और एक होता है हमारा कंप्रेशन से। कंप्रेस मतलब दबाना। सभी को पता है, इंग्लिश में देखे जाए कंप्रेस, कंप्रेस का मतलब दबाना, और टेंशन मतलब तनाव। इन दो वर्डों के बारे में मैं पहले भी बात कर चुका हूं, बट अब मैं दोबारा से बताता हूं। टेंशन मतलब दूर भगाना, बोलते हैं ना कि टेंशन आपको दूर भगानी चाहिए, वैसा ही ये बात को याद रखना कि टेंशन दूर भगाना मतलब दूर करना। जब दो जो रोक हैं, दो चट्टाने हैं, वो एक दूसरे से दूर जाती हैं तो वहां पे टेंशन फोर्स काम करती है, और जब वो दो चट्टाने एक दूसरे के नजदीक आएंगी तो उसको कंप्रेशन बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, संपीड़न बोलेंगे। दोस्तों एक बहुत और इसमें आगे सोचने की कि जो कहीं पर टेंशन होगी, मतलब किसी एरिया पे, अगर हम लोग ये देखें, अगर दोस्तों हम ये देखें कि जो टेंशन है, कि हमारा जो सरफेस है, जो लैंड फॉर्म है, इस लैंड फॉर्म के अंदर, मतलब हमारा ये कॉन्टिनेंट है, ये हमारा कॉन्टिनेंट समझो। इस कॉन्टिनेंट के अंदर दो रोक, मतलब एक रोक, रोक नंबर एक ये होगी, रोक नंबर दो ये होगी, ये थ्री नंबर है, ये फोर है, और ये फाइव है। पांच अलग अलग तरह की हमारे पास चट्टाने हैं, रोक हैं, जिनके अच्छे बड़े बड़े टुकड़े हमारे पास हैं, और क्रस्ट के अंदर है। आपको समझना है कि देखो, जब भी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि पर्वतों का निर्माण कैसे होता है, हम उनका निर्माण, उनका ओरिजिन कैसे होता है, तो मैंने बात को आपको बताया कि टेंशन के कारण, टेंशन मतलब दूर, टेंशन का मतलब दूर। जब दो नंबर चट्टान, ये वाली चट्टान, जब ये वाली रोक इस तीन नंबर रोक से दूर जाएगी, मतलब ये एक दूसरे से दूर जाएंगी, ये इस साइड जाएगी और ये इस साइड जाएगी। जब ये एक दूसरे से दूर जाएंगी तो अब क्या होगा, अब यहां पर
ये जो एरिया है हमारा, ये जो एरिया है, इस एरिया के अंदर एक लैंड फॉर्म बनेगा, एक नए स्थलाकृति का निर्माण होगा, और उस स्थलाकृति के निर्माण अलग अलग तरीके से होंगे। आज हम इस टेंशन को बहुत गहराई से, गहनता से उसका अध्ययन करेंगे। बस मैं आपको सिर्फ एक बता रहा हूं कि टेंशन का मतलब दूर होना। दूर होना मतलब दो जब चट्टानें दूर होती हैं। अब हमने सेकंड पढ़ा था कि कंप्रेशन मतलब संपीड़न। अब देखो यहां से दो चट्टानें दूर जा रही हैं, एक चट्टान इस साइड गई और एक चट्टान इस साइड गई। तो एक नंबर जो हमारी चट्टान है, एक नंबर जो रोक है, और जो 4 नंबर रोक है हमारी, ये तो वही वहीं की वही है ना, इनका तो कोई भी स्थान परिवर्तित नहीं हुआ। बट आप देखोगे कि ये जो 2 नंबर चट्टान थी, इसने इसको पुश किया, दबाया ना इसको, और 3 नंबर ने 4 नंबर को दबाया। तो अब क्या होगा, इसके अंदर भी हलचल हुई यहां पे, और इसके अंदर भी हलचल हुई ना। तो अब क्या होगा कि यहां पे ये टेंशन हो गया, यहां पर कौन सा बल जनरेट हुआ, टेंशन लिख देते हैं, या तनाव। बट आप देखोगे कि ये जो रोक है, ये जो इसके साइड वाली रोक है, उसकी तरफ तो कंप्रेस दबाव दे रही है ना। तो ये जो कंप्रेशन है, ये जो कंप्रेशन है, ये जो दबाव है इन चट्टानों का, इसको बोलते हैं हम संपीड़न। संपीड़न। अब दोस्तों मैंने आपको बताया था कि तनाव मतलब टेंशन जब दूर जाएंगे तो यहां पे एक नए लैंडफॉर्म का निर्माण होगा। तो देखो यहां पर भी, क्योंकि चट्टान तो यहां पर भी दबी ना, एक दूसरे के नजदीक आई, तो सीधी सी बात है यहां पर भी, इस एरिया में भी और इस एरिया में, इन दोनों एरिया में फिर किसी लैंडफॉर्म का निर्माण होगा। और उस लैंडफॉर्म का निर्माण होगा, क्या निर्माण होगा ये हम लोग देख चुके हैं, इस निर्माण के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि जब संपीड़न, जब हम लोगों ने कंप्रेशन पहले वाले लेक्चर के अंदर देखा, उसके अंदर देखा था कि जो क्रस्ट है उसके अंदर मुड़ाव आ जाते हैं। जब यहां से ये 3 नंबर है इसकी तरफ पुश करेगी 4 नंबर की तरफ, तो इसके अंदर मुड़ाव आ जाएगा, ये इस टाइप का मुड़ाव आ जाएगा, इस टाइप का बैंड आ जाएगा। और जब ये इसकी तरफ पुश करेगा तो यहां पर भी बैंड आ जाएगा, ऐसे ही बैंड होगा ना। तो ये जो बैंड आने से दो प्रकार के लैंडफॉर्म बनते हैं, दो प्रकार के लैंडफॉर्म स्थलाकृतियों के बारे में हम लोगों ने बात की थी। और वो क्या थे, एक थी वार्प या सैवलन, और एक थी हमारी वार्प मतलब फोल्ड वलन। हम लोगों ने दोस्तों यही बात की थी। अब देखो ये जो कंप्रेशन है, क्योंकि ये कंप्रेस यहां से साइड दबा रहा था ना, तो इस साइड दबा रहा था, तो क्या हुआ कि ये चट्टाने थी, इनका कुछ भाग ऊपर उठ गया, और यहां पर भी जब इसने इसकी तरफ पुश किया, दबाया, तो ये भी भाग ऊपर उठ गया। ठीक है, इसके बारे में हम लोगों ने बात की थी। बट ये जो एरिया था, ये जो एरिया था, इस एरिया के बारे में अभी तक हम लोगों ने कोई बात नहीं की थी। आज उसी के बारे में हम लोग बात करते हैं। और इसके बारे में हम लोगों ने ये बात की थी, जो कंप्रेशन है, संपीड़न है, कि जब बहुत बड़ा एरिया उठता है, जब बहुत बड़ा एरिया उठता है तो उसको हम बोलते हैं सैवलन मतलब, और जब कम एरिया उठता है तो उसको बोलते हैं वलन मतलब फोल्ड, फोल्ड माउंटेन। अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट हम। ये ऐसा कुछ देखा था हम लोगों ने जब हम लोगों ने कंप्रेस किया, कंप्रेशन यही था ना, जब कंप्रेस किया तो क्या हुआ कि ये एरिया उठा था, यही एरिया उठा था ना जो मैंने उसको आपको बताया। मतलब अगर हम ये देख लेते हैं कि एक रोक ये है, रोक नंबर 1 ये है, और 1 ये है, और रोक नंबर 2 ये है, इन दोनों के प्रेशर से ये जो एरिया है वो उठा, इसको बोलते हैं फोल्ड माउंटेन। यही होते हैं वो फोल्ड माउंटेन। ठीक है, और ये मैंने आपको बताया था कि ये कुछ एरिया ऊपर उठेगा और कुछ एरिया नीचे जाएगा। हम लोगों ने नेक्स्ट बात की थी इस एरिया की। ये हम लोगों ने उस दिन पहले वाले लेक्चर में देखा भी था कि बहुत बड़ा एरिया उठना और छोटा एरिया होगा फोल्ड माउंटेन। अब देखते हैं हम दोस्तों फोल्डिंग कंप्रेशन के अंदर ही, और हम लोग देखेंगे आज तनाव के बारे में, टेंशन के बारे में।
तो इस फोल्डिंग पे हम लोगों ने कल छोड़ा था, मतलब पहले वाले लेक्चर के अंदर छोड़ा था। इस फोल्डिंग का मतलब क्या होता है? आपने देखा इस वाले के अंदर क्या था कि बहुत बड़ा एरिया ऊपर उठा, और जब बहुत बड़ा एरिया ऊपर उठा तो कुछ एरिया नीचे भी गया था। तो जब नीचे एरिया गया था तो उसको हमने बोला था डाउन वार्प, और जब बहुत बड़ा एरिया उठा था तो हमने उसको बोला था अप वार्प, और इसको हम लोगों ने डाउन वार्प बोला था। ये कुछ था, आपको याद आ गया होगा। बट अब लोग हम बात करें फोल्ड माउंटेन। अब जैसे बड़ा एरिया उठा था तो बड़ा एरिया नीचे भी गया होगा, उसी प्रकार जैसे हमारा फोल्ड माउंटेन है, मतलब छोटा एरिया ऊपर उठा है, ये छोटा एरिया ऊपर उठा है तो छोटा एरिया नीचे भी गया होगा, यही है ना, ये नीचे भी गया होगा छोटा एरिया। अब देखो, ये नीचे छोटा भी गया होगा ना। अब जो एरिया फोल्ड के अंदर, मतलब छोटा एरिया जब ऊपर उठता है, छोटा एरिया जब ऊपर उठता है, मतलब इतना सा एरिया जब ऊपर उठता है तो उसके बोलते हैं दोस्तों हम एंटीक्लाइन। और जब छोटा सा एरिया नीचे जाता है तो उसको बोलते हैं हम साइक्लाइन। एंटीक्लाइन को बोलते हैं दोस्तों हम हिंदी में अपनति, और इसको बोलते हैं हम अभिनति। इसको और अच्छे से और गहराई से हम समझते हैं। अब देखो दोस्तों, जैसा कि हम हमारे इसके अंदर देख रहे हैं कि कुछ एरिया जैसे फोल्ड माउंटेन का, देखो ये छोटा सा एरिया जब ऊपर उठा, ये ऊपर उठा ना, तो इसको क्या बोला हम लोगों ने अपनति, मतलब ऊपर उठा। और कुछ एरिया नीचे गया, जैसे ये एरिया जो था ये ऊपर उठा, इसको अपनति बोला। और ये एरिया नीचे गया, इसको हम लोगों ने समनति बोला। मतलब इसको यहां पे देखो आप, ये उठा, या फिर ये जो ऊपर उठा, मतलब ये ऊपर उठा एरिया एक ये हुआ, और जो नीचे गया एक ये एरिया हुआ। बस इसको देखना आप। फोल्ड माउंटेन क्या? छोटे एरिया का ऊपर उठना, यही है ना। फोल्ड हम लोगों ने देखा था कि छोटे एरिया का ऊपर उठना। जब छोटा एरिया ऊपर उठता है तो उसको क्या बोलते हैं हम? एंटीक्लाइन। और जब छोटा एरिया नीचे बैठता है तो उसको बोलते हैं हम साइक्लाइन। तो ये तो जरूरी नहीं है दोस्तों कि पूरे के पूरा एरिया फ्लैट हो, मतलब भाई ये तो कोई जरूरी नहीं है ना कि हम लोग जो देखें कि कोई भी माउंटेन है, जो कोई भी माउंटेन है या तो सिंपल सीधे तरीके से ऊपर उठेगा, उसका सरफेस चिकना होगा ऐसे, और या फिर वो नीचे जाएगा ऐसे। ऐसे हम लोग कभी भी नहीं देखते। कोई सरफेस बहुत ही कम होंगे जो बिल्कुल स्टिप स्लोप में होंगे, जिनके ऊपर कोई अड़चन ना हो, या फिर कोई उसके अंदर रूप जो है उसका परिवर्तित ना हो। तो हम लोग देखते हैं कि जो ये हमारी जो स्लोप होता है, ये जो स्लोप है, इस स्लोप में कहीं पर निचाई होगी आपको, कहीं पर फिर ये थोड़ा सा ऊंचा आ जाएगा, कहीं पर नीचा आ जाएगा, कहीं पे फिर ऊपर ऊंचा आ जाएगा, कहीं पे नीचे आ जाएगा। ऐसा ही कुछ देखते हैं कि उबड़ खाबड़ सा सरफेस मिलता है। तो दोस्तों जो उबड़ खाबड़ सा ऊपर चढ़ते टाइम सरफेस मिलता है, तो उसके लिए ज्योग्राफी में एक अलग से वर्ड यूज किया गया है, उसको बोलते हैं एंटीक्लाइनेरम। इसको बोलते हैं हम लोग हम लोगों ने देखा था कि समनति, अब इसको बोलते हैं सममति। हिंदी में पढ़ोगे कंफ्यूजन रहेगी, बस यही देखना है आपको। समनति मतलब ऊपर उठना, और जो क्या बोलते हैं कि जब नीचे बैठता है तो उसको बोलते हैं साइक्लाइन। अब इसमें भी डिस्फॉर्मिटी हो सकती है, इसके अंदर भी अलग अलग तरह की जो संरचनाएं हैं। तो अलग अलग संरचनाएं अप डाउन, यहाँ पे जो अप डाउन है इस तरीके के, उनके बारे में अलग से नाम दे दिए गए। अब फोल्ड को पढ़ना क्यों जरूरी, क्यों हम बार बार इतने इनको पढ़ें? दोस्तों इसका पढ़ने का मेन कारण क्या है कि दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा किसी तरीके के माउंटेन है तो वो फोल्ड माउंटेन।
जितने भी कोस्टल एरिया है उन कोस्टल एरिया के ऊपर 99% फोल्ड माउंटेन पाए जाते हैं, वलित पर्वत पाए जाते हैं। और जब आप देखो कि किसी भी कॉन्टिनेंट के ऊपर या पूरे विश्व के अंदर जिस लैंडफॉर्म की सबसे ज्यादा अधिकता है, तो उसके बारे में स्टडी करना हमारी ज्योग्राफी का मेन मोटो रहता है। क्योंकि यही लैंडफॉर्म, यही जो पर्वत हैं, ये आपके पूरे स्ट्रक्चर पर, पूरे के पूरे एजेंट जो इनके इनके ऊपर ही काम होता है। इन्हीं के सारे वलित पर्वत हैं, वही जो पर्वत पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट की क्लाइमेट को इंपैक्ट करते हैं, क्लाइमेट को प्रभावित करते हैं, जलवायु को प्रभावित करते हैं। जैसे हिमालय हमारा तो हमारी जो पूरे भारत की जो मानसूनी जलवायु है वो दोस्तों हिमालय के कारण, इसलिए हम लोगों को फोल्ड माउंटेन या फोल्डिंग या फिर वार जो हम लोगों ने पढ़ा था, और इसको इसलिए पढ़ना जरूरी भी है। अब दोस्तों यही जो फोल्ड है, यही जो वलन है, इस वलन के बारे में और थोड़ा सा गहराई से चलते हैं। तो पहले जो उठी थी उसको एंटीक्लाइन बोले थे, और जो नीचे बैठती है, जो ये जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, इसको हम लोगों ने क्या बोला था कि साइक्लाइन। और इसमें भी थोड़ी सी डिस्कन्फॉर्म है कि विरूपता है कि ऊपर नीचे है, उसके बारे में हम लोगों ने देखा कि एंटीक्लाइनम हो गया और एक साइक्लाइनम हो गया। अब क्या है, उसमें और गहराई से चलते हैं दोस्तों। अब क्या है कि जब जब यही लैंडफॉर्म, मतलब जब यही दो भुजाएं, मतलब दो भुजा, मतलब मैं आपको बता देता हूं कि दो इसकी आर्म्स, कौन सी आर्म्स, ये वाली, इसकी जो ये दो दो भुजा है, मतलब एक तो ये वाली, ये वाली, ऐसे हम लोगों ने एंटीक्लाइन के बारे में पढ़ा था ना। एक तो ये वाली भुजा और एक ये वाला पार्ट, जब ये सिमिलर हो, मतलब जितना ये उठा हुआ है इतना ही ये उठाओ, तब उसका अलग नाम दिया जाता है, और उसको क्या बोला जाता है, सिमेट्रिकल या सिंपल फोल्ड। हिंदी में बोलते हैं इसको सममिति, मतलब जिसकी समान दोनों भुजाएं हो, मतलब ये, इसको बोलते हैं सिमेट्रिक, दोनों की जब बराबर भुजाएं होती। बट आपको भी पता है कि इतना बड़ा एरिया है पृथ्वी का, इतने महाद्वीप है, तो विरूपता अलग अलग तरह के स्थल रूप हैं, और हर रोज कुछ ना कोई स्थल रूप मिलता जा रहा है। और अप्लाइड जब जियोमोर्फोलॉजी पढ़ते हैं तो उसमें इसको और भी देखते हैं, इसके फिर अलग अलग प्रभाव भी हैं। तो हम लोग देखते हैं कि एक तो सिंपल ये हो गया, बट जरूरी नहीं कि सभी के अंदर सिंपल हो। मतलब एक एक ऐसे है तो एक ऐसे भी हो सकता है। सेकंड ये क्या है कि ये इसके नीचे भी जा सकता है, या फिर ये इसके ऊपर चढ़ सकता है, या फिर ये इसके ऊपर चढ़ सकता है। अलग अलग तरह के स्थल रूप हैं, अलग अलग तरह के फोल्ड हैं। मतलब मुड़ाव तो हुआ, कंप्रेस तो हुए दो चीज, मतलब यहां पर बल लगा, और जब यहां पर बल लगा तो क्या हुआ कि ये जो बीच का एरिया था वो ऊपर उठ गया, तो ये फोल्ड माउंटेन बने। और ये फोल्ड माउंटेन जब बने तो जरूरी नहीं था कि इसकी दोनों भुजाएं सेम हो। जब दोनों भुजाएं सेम थी तो उसको बोला सिमेट्रिक। और जब दो भुजाएं समान नहीं थी, मतलब देखो इसकी जो दो भुजाएं हैं, दो सिरे हैं वो समान है, बट यहां पे आप देखोगे कि इसका एक सिरा तो ऐसा है और एक सिरा ऐसा है, मतलब ज्यादा बैंड है, तो इसको बोला इससे एसिमेट्रिक, मतलब असममिति। मतलब भाई अब इसकी दो दो भुजाएं हैं वो समान नहीं है। अब क्या हुआ, आप ये देखोगे कि ये भुजा तो समान है, ये भुजा तो समान है, मतलब ये तो ठीक थी, बट यहां से प्रेशर ज्यादा था, यहां से प्रेशर ज्यादा था। तो इस प्रेशर के कारण क्या हुआ, मतलब इसी में ये देखें, अगर इसके ऊपर ज्यादा प्रेशर लगा तो क्या हुआ कि ये जो भुजा थी, ये जो ऊपर जो बराबर उसके आनी थी, जो बराबर एक अलग तरह का पर्वत बनना था, वो इसके नीचे चला गया। अब जब इसके नीचे चला गया, ये जब इसके ऊपर ज्यादा फोर्स लगा, तो क्या हुआ कि ये जो था, ये जो ऊपर उठने की बजाय इसके नीचे चला गया। अब इसके नीचे चला गया, ये इस तरह से चला गया।
भाई ये ऊपर न उठ के ज्यादा फोर्स के कारण ये नीचे चला गया। और ऐसा होता भी है जब हम लोग किसी को ज्यादा ही पुश करते हैं, ज्यादा जब वो उसकी सहनशीलता से ज्यादा चला जाता है तो वो नॉर्मल भी बैंड हो जाता है। अगर किसी आदमी को भी हम धक्का बड़ा जोर से दें तो आपको ही पता है कि उसकी टूट फूट नॉर्मल बात होती है। हम देखते हैं ना कि जब हम किसी लाइन में धक्का देते हैं तो आगे वाला जो है सबसे फर्स्ट रो में जो होगा उसके घुटने लगने जायज बात है। उसी तरह के इसके कि जब इसको ज्यादा फोर्स किया तो इसके घुटने लगे ये, और घुटने लगे तो ये बैंड हुआ, और बैंड हुआ तो ओवरफोल्ड। इस तरह की हमें सतलाकृति मिली, इस तरह की हमें लैंडफॉर्म मिला। अब दोस्तों तीन तरह के हम लोग लैंडफॉर्म देख चुके हैं कि भाई फोल्ड माउंटेन के अंदर इस प्रकार की सतलाकृतियां बनती है, तो और भी माउंटेन। अब देखो जब इसको और ज्यादा फोर्स, मतलब यहां पे तो फोर्स था ही था, यहां पे तो फोर्स था ही था, बस इस फोर्स ने इसका पीछा नहीं छोड़ा और यहां तक ये लगातार दबाता रहा। और जब यहां पर ये दबाता रहेगा तो क्या होगा कि ये वाला जो एरिया है, ये जो ऊपर का जो पर्वत का एरिया है, जो ऊपर वाले फोल्ड का एरिया है, उसके ऊपर भी प्रभाव पड़ना जायज है। तो क्या होगा कि ये जो एरिया है ये भी विरूपित हो जाएगा, ये भी इसका भी रूप बदल जाएगा और इसका रूप बदलकर इस टाइप हो जाएगा। मतलब पहले क्या था, ये इसके अंदर घुसा था, अब क्या होगा जब इसको ज्यादा हम इसके अंदर पुश करेंगे तो अब क्या होगा, ये जो ऊपर का एरिया है ये भी मुड़ना शुरू हो जाएगा और ये क्या होगा, ये इस साइड मुड़ना शुरू हो जाएगा। तो एक उल्टे एस की आकृति बन गई ना हमारे पास, एक उल्टे एस की आकृति। ये देखो सीधा एस तो ऐसे होगा, बट ये क्या है कि एक जो उल्टा एस है, उस प्रकार की जो सतलाकृति बनी, उस प्रकार का जो लैंड फॉर्म बना, तो दोस्तों उसको क्या बोला गया, रिकम्बेंट। कम्बेंट मतलब मुड़ाव या परिवलित। ये बात समझ आई। उसके बाद देखो अब क्या हुआ, तो ये जो फोर्स थी वो लगातार और आगे बढ़ती रही। वो क्या बढ़ती रही, और आगे बढ़ती रही। और वो और आगे कितनी ज्यादा बढ़ी, अब मैं आपको बताता हूं कि ये हम लोगों ने देखा था कि इसने इसको पुश किया। जब इसने इसको पुश किया तो क्या हुआ कि अब ये जो ऊपर का एरिया था ये उल्टे एस के टाइप हो गया था, इस टाइप हो गया था ना। अब क्या होगा कि ये पुश किया तो यहां पर ये सॉलिड अगर रोक आ गई तो ये इस साइड मुड़ जाएगा। और आप जब हम लोगों ने शुरुआत की थी जियोमॉर्फोलॉजी की, तो हम लोगों ने देखा था कि हर एक चट्टान, हर एक रॉक की एक कैपेसिटी होती, एक कैपेसिटी होती है ना। तो आप जैसे अगर किसी छोटे बच्चे को या फिर आपसे कोई ज्यादा हैवी है, मतलब आप 70 किलो के हो और वो जो सामने वाला है वो 150 किलो का, जब आपको आप पुश करोगे तो क्या होगा, चोट आपको लगेगी ना। बट आप 70 kg के हो, जब आप किसी 25 kg को या 30 kg को पुश करेंगे तो आराम से उसको तोड़ मरोड़ भी सकते हो। उसी टाइप ये। तो अब क्या हुआ कि इसने इसको बहुत ज्यादा पुश किया, इसने इसको पुश किया, इसकी कैपेसिटी इतनी थी तो क्या हुआ, ये यहां से टूट गया। ये जो उल्टा एस था ये टूट गया, यहां से टूटा। तो ये इस प्रकार की जो स्थलाकृति थी, इस प्रकार का जो लैंडफॉर्म था वो हमें प्राप्त हुआ, जिसको क्या बोला गया, ओवर ट्रस्टेड। ठीक है, इसको बोलते हैं नेपिस। ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक लैंड फॉर्म है जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर। इसके ऊपर अलग से थ्योरी भी दी गई है। और इसके एक एग्जांपल जो निपे है, जो नेपिस बोलते हैं, जिसको प्रतिवलन बोलते हैं, हिमालय के अंदर कश्मीर जो हमारा रीजन है, कश्मीर जो हिमालय है उसके अंदर दोस्तों इस तरह के एग्जाम्पल हम लोगों को मिलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अभी तक हम लोगों ने देखा था कंप्रेशन, मतलब जब दो चट्टानें नजदीक आती हैं, तो दो चट्टानें नजदीक आएंगी तो क्या होगा, वलित पर्वत बनेंगे। जब बड़ा एरिया उठेगा या छोटा एरिया उठेगा, जब छोटा एरिया उठेगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, फोल्ड। और इसको क्या बोलेंगे हम लोग, वार्प। इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ चुके हैं, और फोल्ड के बारे में भी हम लोग, वलन के बारे में भी हम लोग डिटेल से पढ़ चुके हैं। अब अलग दूसरा एक और बल है, ओरियोजेनेसिस, मतलब पर्वत निर्माण के अंदर।
एक अभी तक जो हम लोगों ने देखा पर्वतों का निर्माण, वो दो चट्टानों के दबने से, पास आने से कैसे पर्वत बनते हैं उसके बारे में हम लोगों ने देखा। अब हम लोग देखते हैं कि जो दो चट्टानें जब दूर जाती हैं, एक चट्टान ये हुई और एक चट्टान ये हुई, जब ये इस साइड जाएगी और जब ये इस साइड जाएगी, तो ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, इस एरिया की हम लोग स्टडी करेंगे, इस एरिया का अध्ययन करेंगे। और ये जो एरिया है, ये जब जो चट्टानें एक दूसरे की तरफ जोर लगाते हैं तो उसको बोलते हैं हम तनाव। साइंस की ये टर्म है, आपको पता है कि ज्योग्राफी इज द मदर ऑफ साइंस। तो इसको साइंस के तरीके से ही पढ़ना, विज्ञान के तरीके से ही पढ़ना है। बट उस विज्ञान को आपको यहाँ पर सिर्फ रॉक जो है, हमारी चट्टानें हैं, उसके ऊपर जोड़ के देखना, ताकि जो हमारी सलाह करती हैं, जो हमारे लैंडफॉर्म है, जब हम इन फ्यूचर कहीं घूमने के लिए जाएं, किसी दूसरे देश के अंदर जाएं, या अपने ही इंडिया या फिर अपने स्टेट के अंदर जो घूमें, तो हम लोग किसी भी लैंडफॉर्म को देख के ये बता सके कि ये जो एरिया है, ये इस तरह इसका निर्माण हुआ है। अब देखो, दो जब चट्टानें एक दूसरे से दूर जाएंगी, जब दो चट्टानें एक दूसरे से दूर जाएंगी, तो यहां पर कुछ गैप हो जाएगा, ये गैप हो जाएगा ना। ये गैप तीन तरीके से होता है दोस्तों। जब ये गैप थोड़ा सा होगा, जब ये थोड़ा सा होगा, तो उसको बोलते हैं हम क्रैक। जैसे कि हमारी हड्डी के अंदर क्रैक आ जाता है, जब हड्डी हमारी होती है तो थोड़ा सा क्रैक आ जाता है, थोड़ी सी टूट जाती है, जो कि जल्दी ही हमारी रिकवर हो जाती है। तो ये जो क्रैक है, ये जो क्रैक है, जब दो चट्टानें थोड़ा सा दूर गई, थोड़ा सा पावर इसने लगाई, थोड़े से पावर इसने लगाई, मतलब इसने थोड़ी सी पावर लगाई और इसने थोड़ी सी पावर लगाई, तो थोड़ी सी जगह होगी, उसको बोला जाता है दोस्तों क्रैक। ये जो क्रैक है, ये जो इसके ऊपर एजेंट जब काम करते हैं, तो ये क्रैक फिल हो जाता है, ये भर जाता है। इस प्रकार का क्रैक आप हिमानी के अंदर देखोगे। जो आप देखोगे जब बहुत सारे जो पर्वतारोही हैं, जो एवरेस्ट पे चढ़ते हैं, और या फिर आप देखते हो कि जब किसी एवरेस्ट से अलग किसी पहाड़ी एरिया में जहां पर बर्फ या जहां पर हिमानी या ग्लेशियर होते हैं, वहां पर इस प्रकार के क्रैक मिलते हैं, और इन क्रैक के अंदर बहुत सारे लोगों की जान चली जाती है, क्योंकि ये क्रैक बहुत गहराई तक होते हैं। अब दोस्तों, जब इसकी पावर देखो, जब इसकी पावर थोड़ी थी तो क्या हुआ, क्रैक हुआ। जब इसकी पावर डबल होगी, जब इसकी पावर डबल होगी, तो क्या हुआ, ये एक लाइन थी, अब लाइनों की संख्या बढ़ गई, और बढ़ने के कारण क्या होगा, एरिया बढ़ गया, तो क्या होगा, फ्रैक्चर, मतलब ज्यादा चौड़ाई। फ्रैक्चर होता है ना, एक होता है क्रैक, एक फ्रैक्चर। फ्रैक्चर होता है मतलब ज्यादा एरिया, और जब ज्यादा एरिया फटता है तो एक लाइन की बजाय इस प्रकार की कुछ लाइनें आ जाती हैं, इस प्रकार की लाइनें आ जाती हैं। और ये लाइनें आप देख भी रहे हो, इसके अंदर देखो, एक लाइन ये होगी, एक ये होगी, मेन लाइन ये होगी, उसके अंदर भी छोटी छोटी लाइनें होगी ये। और फिर इसमें ये जो एजेंट है काम करते रहते हैं। अब देखो, इसकी भी स्टडी की जाती है, इसमें भी देखते हैं कि इसमें भी अलग अलग तरह की सलाहकृतियां बन जाती हैं। अब सबसे जो मेन है, जिसके ऊपर जियोमॉर्फोलॉजी का बहुत अच्छा काम हो रखा है, जो मेन लैंडफॉर्म है, जो वर्ल्ड का सबसे मेन मुख्य, आपने जब पढ़ा होगा कि ब्लैक सी के बारे में पढ़ा होगा, या फिर आप लोगों ने अफ्रीका के बारे में पढ़ा होगा, ब्रंस घाटी, फॉल्ट, फॉल्ट माउंटेन भी होते हैं। इसके बारे में बात करते हैं। तनाव जब हुआ, जब तनाव थोड़ा सा ज्यादा था तो, तब जब कम था तो क्रैक हुआ, जब थोड़ा सा ज्यादा हुआ तो फ्रैक्चर हुआ, और जब तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया, मतलब जब फोर्स दोनों रोक का बहुत ज्यादा बढ़ गया, पहले एक था, फिर ये दो हुआ, अब ये तीन हो गया, तीन इस साइड, एक दो और तीन, तीन इस साइड। जब तीन गुना जब तीन गुना फोर्स लगी, तो क्या हुआ, इसके बीच का जो एरिया था, ये जो एरिया था, ये और ज्यादा खुल गया।
और ज्यादा गैप हुआ, और ये गैप आप इसके अंदर देख सकते हैं। आप देख रहे हैं ना, ये देखो, ये इतना एरिया था, क्योंकि ये वाली जो रॉक है, ये वाली जो चट्टान है और ये वाली जो चट्टान है, ये एक दूसरे के अपोजिट जा रही है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं ना तनाव में एक दूसरे के अपोजिट जाएंगे, यही कुछ देख रहे हैं। अब देखो कि ये चट्टानें जब दूर जाएंगी इससे, ये इससे दूर जाएगी तो ये इससे दूर जाएगी, तो जरूरी नहीं है ना कि सिर्फ ये एक लाइन ही बने, जरूरी नहीं है। अब इसके अंदर भी विभिन्नताएं हैं, मतलब ये जो फॉल्ट है इसके अंदर भी अलग अलग टाइप हैं। वो टाइप क्या है कि ये जो लाइन है, इस लाइन कितने तरीके की हो सकती है, किस किस प्रकार से, किस किस तरीके से दो चट्टानें एक दूसरे के अपोजिट चली जाती हैं, तो किस किस प्रकार के लैंडफॉर्म बनते हैं। दोस्तों उन लैंडफॉर्म के, उन फ्रैक्चर के बारे में हम बात करते हैं। अब देखो ये जो है, ये देखते हैं हम लोग, ये देखो, ये देखो, ये फ्रैक् बना हुआ है ना, फॉल्ट बना हुआ है, और ये फॉल्ट इतना चौड़ा होता है कि इसके अंदर से नदियां आसानी से बह सकती हैं। क्या हो सकती हैं, इसके अंदर से नदियां आसानी से बह सकती हैं। और इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, इसका एग्जाम्पल हमारी नर्मदा और जो हमारी दामोदर है, ठीक है। ये जो नदियां हैं, ये फॉल्ट इस प्रकार की जो सतला करती है, इस प्रकार दो जो रॉक जब दूर हटती हैं तो उसके बीच के एरिया से बहती, यहां से बहती है। इसका एग्जाम्पल इंडिया में मैंने आपको बता दिया, नर्मदा इसका एक अच्छा एग्जाम्पल। नर्मदा और जो ताप्ती हैं वो दोनों ही भ्रंश घाटी से होकर बहती है। आगे बात करते हैं। अब द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रॉक अपवर्ड एंड डाउनवर्ड फ्रॉम द देयर ओरिजिनल पोजीशन अलोंग विद सच एज द फ्रैक्चर इज द टर्म्ड एज फॉल्टिंग। वो पता लग गया था हम लोगों को। अब देखते हैं नेक्स्ट, ये देखो नेक्स्ट, जो हम लोगों ने देखा फॉल्ट, हम लोगों ने ये देखा ना फॉल्ट कि ये एक इस साइड चला गया और एक इस साइड चला गया, तो इसकी स्टडी हम लोग कर रहे थे, इसकी स्टडी कर रहे थे ना। अब देखो इसको हम लोग देखते हैं नॉर्मल तरीके से। ये जब इस साइड गया और जब ये इस साइड गया, तो क्या हुआ कि जब ये इस साइड गया तो क्या हुआ कि ये एरिया थोड़ा सा ऊपर उठ गया। मतलब जब ये ऐसे जुड़े हुए थे एक दूसरे के साथ, जब ये एक दूसरे से दूर हुए, इस प्रकार से एक दूसरे से दूर हुए, तो एक जो चट्टान हल्की थी वो ऊपर उठ गई और जो हैवी थी वो नीचे बैठ गई। मतलब जो बड़ी चट्टान थी वो नीचे बैठी और जो हल्की चट्टान थी वो ऊपर उठी। और हल्का चट्टान ऊपर उठने का कारण क्या है कि आपको पता है कि पृथ्वी के नीचे है बहुत सारी जो ऊर्जाएं हैं वो इसके ऊपर की तरफ फोर्स लगाती रहती हैं, जिसके कारण ये जो एरिया था वो ऊपर उठ गया। तो इस प्रकार का जो एरिया है, इस प्रकार का जो फॉल्ट है कि मतलब एक ऊपर उठा और एक नीचे बैठा, उस प्रकार के फॉल्ट को क्या बोलते हैं, नॉर्मल फॉल्ट। मतलब यही आप दो रॉक देखो, जब ये दूर हटी तो ये जो रॉक है ये थोड़ी सी नीचे बैठ गई, क्या होगी, सबमर्ज होगी। ये जो थोड़ी सी रोक है ये ऊपर उठ गई, थोड़ा सा ही फर्क हुआ। और इस फर्क के कारण क्या हुआ, एक अलग तरह की एक मतलब ये हुआ ना कि एक ये चीज होगी और एक ये चीज थी। जब ये इसके ऊपर उठी, मतलब अब ये ऐसे थी, जब ये ऊपर उठ गई और ये नीचे चली गई, तो क्या हुआ, एक प्रकार के माउंटेन बने ना, माउंटेन बने या नहीं। इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग नॉर्मल फॉल्ट, या जिसके कारण क्या बनते हैं, किसको बोलते हैं, ब्रंश पर्वत या फॉल्ट माउंटेन। इसको भी हम और गहराई से पढ़ेंगे। पहले ये देखते हैं कि ये जो जब चट्टानें एक दूसरे से दूर जाती हैं तो वो कितने तरीके से दूर जा सकती है। एक, जब वो दूर जाती है एक दूसरे से नॉर्मल, और एक नीचे बैठ जाती है एक ऊपर बैठ जाती है, तो इसको बोलते हैं नॉर्मल फॉल्ट। सेकंड क्या है दोस्तों, इसको बोलते हैं नॉर्मल फॉल्ट। सेकंड बोलते हैं जब एक रोक यही जो चट्टान थी और एक ये दूसरी चट्टान थी, जब ये चट्टान एक दूसरे के ऊपर नीचे ना होके आगे पीछे खिसक गई। मतलब अब ये थी
अब ये आगे पीछे ऐसे खिसक गई, या ये पीछे आ गई या फिर ये आगे आ गई। ये जो आगे पीछे खिसकना है, इससे क्या होगा, इससे लैंडफॉर्म कौन से बनेंगे, पर्वत तो नहीं बनेंगे, बट ये जो एरिया था इसके आगे पीछे सरकने से, आगे पीछे खिसकने से क्या होगा कि यहां पर भूकंप आ जाएगा, और भूकंप आने के कारण वहां पर जो लैंडफॉर्म है, वहां की नदियों का जो जल है वो परिवर्तित हो सकता है, वहां पे लैंडस्लाइड हो सकती है और अनेक प्रकार की घटनाएं हो सकती है, जिससे एक अलग लैंडफॉर्म बनेगा। तो इस प्रकार जब चट्टानें आगे पीछे जाती हैं तो उस प्रकार के जो माउंटेन होता है, उस प्रकार का जो फॉल्ट होता है, उसको क्या बोलते हैं, ट्रांस फॉल्ट बोलते हैं, जिसको जिसको बोलते हैं कि रूपांतरित भ्रंश, या इसको बोलते हैं हम स्ट्रिप स्लिप फॉल्ट या रूपांतरित रूपांतरित भ्रंश। आप लोगों ने देखा था कि ये जो रॉक थी, ये जो चट्टानें थी, आगे पीछे होगी, एक ये हुआ, ये दूर चली गई, दो तरीके से ये हुआ। अब ये देखो कि ये चट्टान जब दूर गई, ये जब चट्टान दूर गई, तो हम लोगों ने पहले पिक्चर में देखा था ना, 5 तरीके की क्या है कि एक रोक ये है, 2 ये है, 3 ये है, 4 ये है, और 5 ये, हम लोगों ने 5 देखे थे ना। जब ये एक दूसरे की से दूर जाएंगी तो क्या होगा कि ये रोक इसके ऊपर भी चढ़ सकती है, और ये रोक इसके नीचे भी आ सकती, हो सकता है ना, ये रोक इसके ऊपर चढ़ सकती है और ये रोक इसके नीचे आ सकती है। जब ऊपर चढ़ेगी तो एक पर्वत का निर्माण होगा। ये देखो, ये रोक है, जैसे ये रोक थी, ये रोक थी, ये रोक क्या हुई, ऊपर चली गई, और ये एक रोक नीचे आई, और साथ ही साथ ये इसके अंदर भी घुसी। तो क्या हुआ, एक अलग प्रकार की स्थलाकृति बनी ना, एक खड़ी दीवार सी बनी, तो एक हमें नया लैंडफॉर्म मिला। तो थर्ड तरीके का कौन सा हो गया। और जो ये अलग तरीके का जो लैंडफॉर्म था दोस्तों, ये जो लैंडफॉर्म था, जो खड़ी दीवार थी, इसको हम बोलते हैं हैंगिंग वॉल। ये जो था, इसको हम लोग हैंगिंग वॉल भी बोलते हैं, जो ऊपर उठा या जिसके ऊपर मूवमेंट हुई। और जो ये वाला एरिया था दोस्तों, ये वाला एरिया था, इसको स्ट्राइक बोलते हैं। इसके इतना भी गहराई में मत जाओ, आप सिर्फ इतना समझो कि दो रोक थी, ऊपर आगे पीछे गई तो एक स्थलाकृति बनी, ये नॉर्मल फॉल्ट, मतलब जब दूर गई तो एक नीचे बैठ गया, एक ऊपर बैठ गया, उसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल फॉल्ट। अब जब इसका उल्टा हुआ, मतलब जब क्या हुआ कि ये आगे पीछे खिसकी, तो इसको क्या बोलते हैं, रूपांतरित फॉल्ट। और थर्ड क्या हुआ, थर्ड आपको और अच्छे से मैं आपको समझाता हूं, फोर्थ को पहले करते हैं, थर्ड को बाद में करते हैं। अब यही है कि ये जो रॉक थी, ये जो चट्टान थी, ये इतनी लंबी थी पहले, ये जो चट्टान थी ये पहले इतनी लंबी थी, इस प्रकार इसका निर्माण था। ये ऐसे फ्लैट थी, बट क्या हुआ, हम लोगों ने देखा तनाव, तनाव में एक दूसरे से दूर जाएंगी, तो ये जो रोक थी ये यहीं पर रही, ये रोक आगे खिसकी और ये नीचे बैठ गई, ये रोक आगे खिसकी और नीचे बैठ गई, और एक रोक और यहां पर थी, वो आगे खिसकी और नीचे बैठ गई। तो क्या हुआ कि ये सबसे ऊपर रही, सेकंड नंबर पे ये आई, थर्ड पर ये आई, और फोर्थ पर ये आई। तो क्या हुआ, एक सबसे ऊपर, नेक्स्ट अगली उससे नीचे, थर्ड उससे नीचे, और फोर्थ उससे नीचे। तो एक जो हमारे जैसे हमारी सीढ़ियां होती है, उस प्रकार की एक संरचना बन गई। इस संरचना को, इस लैंडफॉर्म को क्या बोलते हैं दोस्तों, हम लोग इसको बोलते हैं हम क्या सीडी, हिंदी में बोलते हैं उसको सीढ़ीनुमा भ्रंश, और इंग्लिश में बोलते हैं स्टेप फॉल्ट, स्टेप फॉल्ट। अब देखते हैं थर्ड, जो हम लोगों का ये था, थर्ड,
ये आपको समझ आया? एक ऊपर चली गई, एक नीचे आई, मतलब ये वाला। ये आपको समझ आया? ये आपको समझ आया? ये आपको समझ आया? फोर्थ क्या है दोस्तों, कि दो रॉक थी, एक ऊपर गई सबसे पहले वाले में, एक नीचे गई। अब क्या हुआ कि थर्ड वाले में क्या हुआ, ये ऊपर भी गई और ये आगे भी खिसकी, और ये नीचे भी गई, ये और इसकी तरफ आई। तो एक तिरछा ऐसे कुछ हुआ। ये ऐसे कुछ जो स्थलाकृति बनी, ऐसे कुछ जो लैंडफॉर्म बना, उसको बोलते हैं हम दोस्तों ये वाला लैंडफॉर्म। ये वाला जो लैंडफॉर्म बना, इसको हम थर्ड टाइप ऑफ फॉल्ट बोलते हैं। और इसके कारण जो चट्टानें बनी, अब जो लैंडफॉर्म बने, उसके ऊपर फिर जो स्टडी करते हैं वो हम अप्लाइड ज्योमोर्फोलॉजी के अंदर करते हैं। उसको और गहराई से समझना है तो आप समझो कि इतने 4 तरीके से ये चट्टानें रूपांतरित हुई, इन चट्टानों के अंदर छेद हुए, मतलब दरारें हुई। अब उनके बाद जो ये चट्टानें जो अप या डाउन गई, एक चट्टान अप गई और एक चट्टान डाउन गई, तो जो अप गई चट्टान उसको बोलते हैं एंगिंग वॉल। एंगिंग मतलब जो लटकती हुई दीवार है, जो ऊंचाई पर दीवार है। और जो नीचे वाली दीवार होती है दोस्तों, जो नीचे वाली होती है, उसको फुट वॉल बोलते हैं, जो नीचे की दीवार होती है। ये आप वैसे भी देख सकते हो, जब भी आप इस टॉपिक को पढ़ोगे या फिर आप कोई नोट्स वोट्स पढ़ोगे, तो इसको आप देख के बड़े अच्छे से समझ सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। अब देखो, हम लोगों ने देखा था कि जब टेंशन क्या है, टेंशन के अंदर एक ये इस साइड चला गया था, एक इस साइड चला गया था, हम लोगों ने ये देखा। और जब ये एक दूसरे के भी अपोजिट चले गए, तो अपोजिट चलने के कारण क्या हुआ, स्थलाकृतियां बनी, लैंडफॉर्म बने। तो अब और कौन से लैंडफॉर्म बन सकते हैं? हम लोगों ने देखा था कि पर्वत बने ना, फोल्ड माउंटेन बने, और फॉल्ट माउंटेन बने, या ब्रंस पर्वत बने। और हम लोगों ने देखा था कि अब देखो, एक जब गैप हुआ तो उसके बीच में नदी बह गई। अब देखो, जब गैप ज्यादा हो जाता है, मतलब जब दो चट्टानें, एक चट्टान इस साइड चली जाती है और एक चट्टान इस साइड चली जाती है, तो बीच की जो चट्टान होती है, ये वाली चट्टान, बीच वाली रॉक है, वो अगर हैवी है, भारी है, तो वो नीचे बैठ जाती है दोस्तों। और नीचे बैठ जाती है तो उसको क्या, उस नीचे बैठने के कारण यहां पर एक अलग लैंडफॉर्म बन जाता है। जब नीचे बैठेगी, आप देखोगे कि ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, ये नीचे बैठ गया, और नीचे बैठ गया तो मतलब गहराई होगी। और इस गहराई के कारण क्या बना दोस्तों, एक घाटी का निर्माण हुआ, जिसको हम लोग जर्मन भाषा में क्या बोलते हैं, ग्रेबेन, या फिर हम हिंदी में बोलते हैं इसको ब्रंस घाटी, या इसको बोलते हैं रिफ्ट वैली, ब्रंस घाटी। अब देखो, एक संरचना थी ये, कि ये नीचे बैठ गई, ये हैवी थी, बट जरूरी नहीं है ना कि ये नीचे ही बैठे, ये खड़ी भी रह सकती है, यहां की यहां रह सकती। मतलब ये जो चट्टान थी, ये हल्की थी, ये यहीं पे रही। और जो इसके साइड वाली चट्टान जो इस साइड गई थी, और ये जो इस साइड गई थी, ये चट्टानें जब इससे दूर हुई, जब ये चट्टानें इससे दूर हुई, तो वो क्या हुआ, वो नीचे बैठ गई, सबमर्ज हो गई। तो अब क्या हुआ, पहले तो हम लोगों को क्या मिला थी, वैली मिली थी, बट अब वैली तो नहीं मिली। अब क्या मिला हम लोगों को, पर्वत मिला, एक पहाड़ मिला जो ऊपर उठा हुआ है, क्योंकि साइड वाला एरिया नीचे बैठ गए ना। पहले तो बीच वाला एरिया नीचे बैठा था, जब दूर खिसके, तो नीचे वाला एरिया इसलिए बैठा था क्योंकि ये इसकी जो गहन था, तो इसकी डेंसिटी ज्यादा थी इस जो टुकड़े की, इसलिए नीचे बैठ गई, तो ये रिफ्ट वैली बनी। और जब इसकी गहनता ज्यादा नहीं थी, ये गहनता कम थी, डेंसिटी कम थी, और इस इन वाले एरिया की जो डेंसिटी थी वो ज्यादा थी, जिसके कारण वो नीचे बैठ गए। और उससे क्या बना, एक जो हम लोगों को एक पर्वत मिला, एक नया लैंडफॉर्म मिला। और उस लैंडफॉर्म को दोस्तों क्या बोला गया, हार्स पर्वत, या इसको बोलते हैं हम दोस्तों ब्लॉक माउंटेन भी। इस पे आप अच्छे से समझ सकते हैं। ये देखो, एक ये यहां पे हुआ, ये चट्टान यहां पे गई इस साइड,
ये रॉक इस साइड गई, तो देखो ये वाला जो एरिया था, ये वाला जो एरिया था, ये नीचे बैठ गया, और ये जो एरिया था वो वैसे का वैसे रहा। तो इस वाले जो एरिया है, ये वाले जो एरिया है, ये हो गए हार्स पर्वत, और जो ये नीचे बैठ गया तो इसको बोलते हैं हम दोस्तों ब्रंस घाटी या फिर फोल्ड माउंटेन, सॉरी ग्रेबेन। इसको और अच्छे से देखते हैं हम लोग। ये इस टाइप का एग्जांपल, ये देखो एक रॉक ये होगी, एक चट्टान ये होगी, दो चट्टान ये होगी, एक चट्टान ये हुई, दो चट्टान, दूसरी चट्टान ये हुई। क्या हुआ, ये इस साइड खिसकी, ये इस साइड खिसकी, तो बीच में अंदर एक एरिया, एक गैप हुआ। और जब गैप हुआ तो यहाँ पे जब कोई नदी बही तो बहने लगी, तो उसको क्या बोला गया, रिफ्ट वैली। और जब यहाँ पे कोई लेक बन गई, मतलब आगे ये एरिया वैसे का वैसा रहा, तो इसको जो जब ये एक एरिया बना या एक ये जो लेक बनी, इसको बोलते हैं दोस्तों हम लोग ब्रंस झील या फिर रिफ्ट लेक। अब देखो यही कुछ हुआ ना, ये दूर दूर गए और ये बीच का एरिया बना, ये ब्रंस वैली। अब देखो यही सिचुएशन इसके अंदर देखते हैं। यहां पर एक रोक ये थी, एक रोक ये थी, मतलब एक नंबर रोक ये थी, दो नंबर रोक ये थी, ये इस साइड खिसकी, ये इस साइड खिसकी, खिसकी ना। और जब ये इस साइड खिसकी तो जो बीच का एरिया था, ये जो बीच का एरिया था, मतलब ये वाली जो सिचुएशन है, ये वहीं का वहीं रहा। और जब ये दो चट्टानें एक दूसरे के अपोजिट गई, तो क्या हुआ, ये नीचे की तरफ सबमर्ज होगी। और जो ये लैंड पॉन्ड बना, ये जो स्थलाकृति बनी, ये जो ऊंचाई वाली, ये कौन सी स्थलाकृति बनी, हॉस्ट पर्वत, हॉस्ट पर्वत। ये देखो दोस्तों, उसको और ज्यादा मैंने बड़ा कर दिया है कि एक पर्वत ये हुआ और एक पर्वत ये हुआ, ये इस साइड किसका, ये साइड किसका। तो ये जो बीच में जो थी, ये होगी रिफ्ट वैली। ठीक है, रिफ्ट वैली आपको क्यों मैं इस पे बार बार जोर दे रहा हूं, आपको क्यों मैं खास पर्वत के बारे में या फिर ये ब्रंस पर्वत के बारे में आपको बता रहा हूं, क्योंकि दोस्तों ये जो स्थलाकृतियां हैं, ये विश्व के अंदर बहुत मुख्य स्थलाकृतियां हैं, जो पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट को, पूरे के पूरे महाद्वीप को प्रभावित करती हैं। और आप देखो कि कोई स्थलाकृति पूरे महाद्वीप को प्रभावित करती है, तो वहां की स्थलाकृति को प्रभावित करेगी, वहां के क्लाइमेट को प्रभावित करेगी। वो अगर क्लाइमेट को प्रभावित करती है तो वहाँ के जो लोग हैं उनको प्रभावित करेगी, और वहाँ की जो अर्थव्यवस्था है उसको प्रभावित करेगी। और आप देखोगे कि किसी भी सब्जेक्ट के अंदर, चाहे वो ज्योग्राफी है, चाहे हिस्ट्री है, चाहे पॉलिटी है, पब्लिक एड है, साइंस है, कोई भी विषय, जिस भी विषय को हम पढ़ते हैं, हर एक विषय का एक ही मतलब होता है। इसीलिए वो पढ़ाया जाता है कि उस विषय की समझ से हम लोग, हमारी जो मानव जाति है, उसके बारे में अच्छे कदम उठा सके और उसका अच्छे ज्यादा से ज्यादा भलाई कर सके। तो जो रिफ्ट वैली है उसको पढ़ाने का कारण यही था कि दुनिया की जो सबसे बड़ी रिफ्ट वैली है, जो सबसे लंबी रिफ्ट वैली है, वो दोस्तों अफ्रीकन वैली की है। अफ्रीका जो है कॉन्टिनेंट है, उसके जो पूर्वी भाग है, उस पूर्वी भाग में बहती है, या उस पूर्वी भाग में बनी हुई है। अगर आप देखो कि ये जो सैटेलाइट मैप है, इससे आप देख भी सकते हैं। और ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, तो आप अगर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को अभी आपके मैप में देखोगे, तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न पार्ट के अंदर आपको सबसे ज्यादा लेक मिलेंगी, सबसे ज्यादा आपको झील मिलेंगी, जो जल जो बॉडी है, जो वाटर बॉडीज हैं, वो मिलेंगी। और आप देखोगे कि यहां पर कुछ पर्वत भी है, यहां पर कुछ पर्वत भी है। और जो सबसे ऊंचा पर्वत है वो यहीं पर, इसलिए आपको ये पढ़ाया जाता है। और उसके बाद आप देखोगे, अब आप देखोगे कि ये बनी क्यों, ये हमेशा दिमाग में आता, मेरे भी दिमाग में है और आपके दिमाग में भी है। हम लोगों ने देखा कि दो जब कॉन्टिनेंट, जब दो जो रॉक्स थी वो एक दूसरे के अपोजिट गई, जब दूर गई तो वो बनी। दोस्तों इसके बारे में और डीपली और गहराई से हम जब अध्ययन करेंगे, जब हम स्टडी करेंगे, तो वो जो प्लेट टेक्टोनिक्स, जब जो हमारा लेक्चर होगा, उसके अंदर हम इसके जो ओरिजिन है
उसके बारे में बात करेंगे, उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बात करेंगे और इसको और गहनता से बात करेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है कि जो आपके साथ मैंने आज जो लेक्चर शेयर किया कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको लगे कि इस लेक्चर के अंदर कहीं कुछ और ऐड होना चाहिए था, कुछ माइनस प्लस होनी चाहिए थी, तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, या आपके पास कोई और सजेशन है तो वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे नेक्स्ट जब कोई लेक्चर बनाएंगे, या फिर इसके अंदर ही हम लोग और रिफॉर्म करेंगे, ताकि सबको अच्छे से अच्छा मिल सके कि और इस टेक्नोलॉजी का हम बेस्ट से बेस्ट फायदा उठा सके। हर एक आदमी को, हर एक जो स्टूडेंट है जिसको ये समझ नहीं आ रहा, या जिसको ज्योग्राफी में आगे बढ़ना है, या फिर किसी, क्योंकि ज्योग्राफी का इम्पोर्टेंस दिन भर दिन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आज के समय जो अप्लाइड सब्जेक्ट है उनको पढ़ना बहुत जरूरी हो गया है, ताकि मानव का विकास और ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो आपके जो सजेशन है उसकी मुझे हमेशा प्रतीक्षा रहेगी। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। धन्यवाद।